हेलो दोस्तों, कैसे हैं। सबसे पहले YouTube के इस नॉलेज पॉइंट चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के ही साइंस से रिलेटेड केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, धातु और अधातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछला वीडियो जो हम लोगों ने रसायन शास्त्र का देखा था, उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था भौतिक गुण के आधार पर। किस गुण के आधार पर? भौतिक गुण के आधार पर अंतर हम लोगों ने देखा था धातु और अधातु के बीच। ठीक। और आज हम लोग जानेंगे रासायनिक गुण के आधार पर। किस गुण के आधार पर? रासायनिक गुण के आधार पर। ठीक। तो चलिए फटाफट अपना पेन और पेपर निकालिए और तैयार हो जाइए इनमें अंतर करने के लिए। किनमें? धातु और अधातु में। ठीक। तो किस गुण के आधार पर? रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर भी जान लेंगे और साथ ही साथ धातुओं के भौतिक गुण भी जान लेंगे, रासायनिक गुण भी जान लेंगे और अधातुओं के भी रासायनिक गुण जान लेंगे। यानी एक साथ हम दो कार्य करने वाले हैं। क्या क्या? तो धातुओं के रासायनिक गुण भी पढ़ लेंगे और धातुओं के भी रासायनिक गुण पढ़ लेंगे और साथ ही साथ धातु और अधातु के बीच रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर भी जान लेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं धातुओं और अधातुओं के बीच रासायनिक गुणों के आधार पर विभेद कहिए या अंतर कहिए। ठीक है। किस गुणों के आधार पर? रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर। ठीक है। अब इस अंतर में हम लोग मुख्य रूप से जो पढ़ने वाले हैं, ठीक, एक तरफ आप बना दीजिए धातु का हेडिंग और एक तरफ बना दीजिए अधातु का हेडिंग। ठीक है, बना लिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि धातु और अधातु के बीच पहला अंतर किस आधार पर? रासायनिक गुण के आधार पर। तो दुनिया में जितने भी तत्व हैं ना, वो सबके सब ऑक्सीजन के साथ किसी न किसी रूप में जरूर अभिक्रिया करती है। ठीक है। जितने भी तत्व हैं वे सबके सब किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो इन्हीं तत्वों को ना दो भागों में बांटा गया है। इन्हीं तत्वों को दो भागों में बांटा है, धातु और अधातु के आधार पर। ठीक है। तो धातु जो होते हैं ना, जितने भी धातु होते हैं वो प्रायः करके ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करते हैं, सपोज दैट के लिए मान लेते हैं यहाँ पे आप ले लेते हैं Na सोडियम और ये मान लेते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक। तो ये अभिक्रिया के फलस्वरूप बना लेगा 2NaO, सोडियम ऑक्साइड। क्या बना लेगा? सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है। अब बात करते हैं, ये सोडियम ऑक्साइड तो बना लिया, ठीक, इसी के साथ और भी जैसे मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो ये चीजें, सॉरी, यहाँ पे ये दो अणु बनाएगा तो यहाँ पे दो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। ठीक, ये बना लेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जैसे मैग्नीशियम की बात करते हैं तो Mg
प्लस O2, यह हो जाएगा, यहाँ पे 2 दे दीजिए तो 2MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया, ये सोडियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि किसी भी धातु के द्वारा जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप उस धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? उस धातु के ऑक्साइड, सोडियम था तो सोडियम के ऑक्साइड, मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम के ऑक्साइड, इसी तरह से अन्य किसी धातु का जब होगा तो उसके वो ऑक्साइड बनाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक, और ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं भास्मिक ऑक्साइड। कैसे बनाते हैं? भास्मिक ऑक्साइड। बात समझ में आ गई? यानी कि धातु, एक सवाल आपका ये बन गया कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। या धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो आप कहिएगा भास्मिक होती है। बात समझ में आ गया? धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? भास्मिक होते हैं। और धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु के ऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब एक इसका गुण होगा, एक गुण इसका देखते हैं। तो इसका पहला गुण हम लेते हैं कि अधातु के ऑक्साइड की बात करते हैं। ठीक, तो याद रखिए हमेशा, ठीक, ये तो ऑक्साइड बनाया ना, जब ये ऑक्साइड बनाया तो ये भी ऑक्साइड ही बनाएगा। ये भी क्या होगा? ऑक्साइड ही बनाएगा। जैसे मान लेते हैं सपोज के लिए कार्बन और ऑक्सीजन, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनेगा? तो CO2 बनाएगा ना। तो ये भी हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं ना, या फिर CO लिखते हैं तो इसे क्या लिखते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब ये भी ऑक्साइड ही बनाते हैं। बात समझ में? ये भी क्या करते हैं? ये भी ऑक्साइड का ही निर्माण करते हैं। जैसे सपोज के लिए मान लेते हैं H2O प्लस SO2। ठीक, ये जब आपस में अभिक्रिया करता है तो ये बना लेता है H2SO4। और इसके बारे में तो आप भली भांति जानते हैं, ये क्या है? इसे बैटरी अम्ल कहा जाता है, या इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, तो अब आपको ये जरूर पता चल गया होगा, इसका नाम यहाँ पे देखते हैं जल और ये। ठीक, ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया। ठीक, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो ये बना लिया, क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, तो इसके ऑक्साइड तब क्या हो गए? इसके ऑक्साइड हो गए अम्लीय। इसके ऑक्साइड क्या हो गए? अम्लीय। यानी यदि आपको पूछ लिया जाए कि अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है तो आप कहिएगा अम्लीय होती है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे पहली भिन्नता क्या देखने के लिए मिला कि धातुओं के ऑक्साइड प्रायः भास्मिक होते हैं जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। पहला, या फिर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके भास्मिक ऑक्साइड बनाते हैं जबकि अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। पहला डिफरेंट लिख लिए। पहला डिफरेंट, पहला अंतर क्या? धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं जबकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, या धातु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके भास्मिक ऑक्साइड का निर्माण करता है जबकि अधातु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। पहला डिफरेंट हो गया। अब बात करते हैं कि इनमें से ये जो धातु होते हैं, ये जो धातुएं होते हैं, इनमें से कुछ धातु ऐसे होते हैं जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करने की क्षमता रखते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी हम लोग अभी तक पढ़े कि धातुएं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो भास्मिक ऑक्साइड बनाता है। लेकिन कुछ धातु ऐसे हैं जो क्या करता है? जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, भास्मिक के साथ भी अभिक्रिया करता है, अति भास्मिक ऑक्साइड भी बनाता है और अम्लीय ऑक्साइड भी बनाता है। ठीक, तो वैसे धातु को द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं।
वैसे ऑक्साइड को क्या कहते हैं? वैसे ऑक्साइड को द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। वैसे ऑक्साइड को क्या कहते हैं? द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक, जो क्या करता है? अम्ल एवं भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेता है। बात समझ में आया? तो उसे क्या कहते हैं? इसको नोट कर लीजिए जल्दी कि कुछ धातुओं के ऑक्साइड अम्ल और भस्म दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेता है, तो वैसे धातु को, वैसे ऑक्साइड को द्विधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जैसे जिंक ऑक्साइड, जैसे जिंक ऑक्साइड, जैसे लेड ऑक्साइड, जैसे लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। बात समझ में आया? यानी इसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है। तो इसको नोट कर लिए। ठीक, कि कुछ धातुएं जो अपवाद में आती है उनके गुण द्विधर्मी होते हैं, वे भास्मिक ऑक्साइड भी बनाते हैं और अम्लीय ऑक्साइड भी बनाते हैं। तो वैसे तत्व को या वैसे धातु को कहा गया है द्विधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए इसको मिटा देते हैं। आगे चर्चा करते हैं दूसरे गुणों के बारे में। ठीक, ऑक्सीजन के साथ हम लोगों ने अभी तक अभिक्रिया पढ़ा। अब ऑक्सीजन के बाद आता है जल। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद आता है क्या? जल। तो धातु जो होते हैं ना, जितने भी धातु होते हैं, वह जो धातु होते हैं वह जल के 3 रूप होते हैं। जल के कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। ठीक, पता है? पहला होता है भाप, इसके बाद गर्म जल, इसके बाद ठंडा जल। यानी गर्म जल के 3 रूप, भाप, गर्म जल और ठंडा जल, तीनों रूपों के साथ धातुएं अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है, धातुएं जो होती है वह जल के तीनों रूपों के साथ ही अभिक्रिया करने में सक्षम होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? ठीक, अब ये जो तीनों रूपों के साथ अभिक्रिया करती है, तो यह क्या करती है या किसका निर्माण करती है? ठीक, तो इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो कोई भी एक धातु ले लीजिए। जैसे सपोज के लिए हम सोडियम का चर्चा ही करते हैं। सोडियम किसके साथ? भाई जल के साथ। तो जल के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। ये जल के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण करता है? देख लीजिए, NaOH + H2 है ना। यानी कि H2 ऊपर एरो का निशान दिया जाएगा। ठीक, यानी हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, ये तो अलग अलग चीज बनेगा। जैसे सपोज के लिए हम मानते हैं के है, पोटेशियम है, और पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यह क्या बना लेगा? यह KOH बना लेगा, लेकिन H2 ये भी बनाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि किसी भी धातु के साथ जब, ये तो सब जल है, यानी हम क्या देख रहे हैं, एक नोटिस कर रहे हैं कि जल की अभिक्रिया जब किसी भी धातु के साथ कराई जाती है तो अलग अलग पदार्थ बनता है, लेकिन मुक्त करता है सभी हाइड्रोजन गैस ही। बात समझ में आ रहा है? समानता क्या है? समानता है कि सभी हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो यानी हम दूसरा क्या इसका गुण पढ़े कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। धातुएं क्या करता है? जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक, जबकि अधातु का जब चर्चा करते हैं, अधातु का जब चर्चा करते हैं तो वह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। क्या हुआ? जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक,
तो यहाँ हम क्या देखें कि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, जबकि अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। बस समझ में आया। और यदि धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो किसका निर्माण करती है? यहाँ पे देख रहे हैं ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक, यानी दूसरा अंतर हो गया, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, जबकि अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। नोट कर लिए? चलिए तीसरा अंतर पढ़ते हैं। ये दूसरा अंतर था आपका, है ना। अब तीसरा अंतर पढ़ते हैं। जल के बाद आता है अम्ल की बात। ठीक, तो अम्ल की बात जब आती है तो दुनिया में जितने भी धातु होते हैं वह जल के अलावा अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है। और ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस ही मुक्त करती है। बात समझ में आ गई? यानी अब ये कैसे, तो देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट के लिए मान लेते हैं कोई भी धातु ले लिए, मान लेते हैं सोडियम का ले रहे हैं तो सोडियम में ले लीजिए, इसकी अभिक्रिया करा देते हैं अम्ल के साथ। कोई भी अम्ल ले लीजिए ना, मान लेते हैं H2SO4 ले लेते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, ये NaSO4 बना लेगा, इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा और यह अलग हो जाएगा, यानी प्लस H2। तो आप देख रहे हैं यह भी हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ये धातु है और ये अम्ल है, ये धातु है और ये अम्ल है, पता है ना आपको, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ठीक, इसके अलावा आप और कोई भी देख सकते हैं। ठीक, जैसे सपोज दैट के लिए मान लेते हैं दूसरा ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। अम्ल की चर्चा हो रही है, यानी कि यदि दूसरा ले लेते हैं मैग्नीशियम, अब प्लस दूसरा अम्ल लेते हैं, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया इसका कराते हैं तो यह बना लेगा MgCl2 प्लस H2, यहाँ पे हो जाएगा इसका मतलब 2HCl। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त, तो देख रहे हैं यहाँ भी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है ना। तो तीसरी विशेषता क्या होगी, या तीसरा इसका गुण क्या हो गया कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये भी हो गया। ठीक, जल्दी से इसको नोट कीजिए। ठीक, धातुएं अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करके क्या करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब इसमें कुछ अपवाद होते हैं, कुछ धातु ऐसे होते हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके ऊपर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो अभी टॉपिक से बतलाने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ धातुएं जैसे सोना, इसको कहते हैं सोना, और आता है एक Pt यानी प्लेटिनम। ये तत्व या कहिए ये धातु प्लेटिनम, ये दोनों ऐसे धातु होते हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, कौन कौन, ये अपवाद में हम कह सकते हैं, ये आपका अपवाद है कि सोना और प्लेटिनम अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो तब इसको कैसे गलाया जाता है, तो इसके लिए एक अन्य अम्ल तैयार किया जाता है जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है या अम्लराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्लराज। ठीक है, यानी एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि सोना एवं प्लेटिनम धातु या सोना प्लेटिनम जैसे धातुओं को किस अम्ल में गलाया जाता है, तो आप कह सकते हैं उसका नाम अम्लराज। ठीक है, यह किस में गलता है, तो अम्लराज में। अब बात आती है कि अम्लराज का निर्माण होता कैसे है या अम्लराज कैसे बनता है। तो एक तत्व, इन्हीं तत्वों में से कुछ तत्वों को मिलाकर यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिला के एक अम्ल का निर्माण होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी हमने इसकी चर्चा पीछे की थी। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये अमूमन अधिकांशतः हमारे शरीर में बनता है। ठीक,
हमारे अमाशय में इस अम्ल का निर्माण होता है। ठीक, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऐसे लैब में भी बनाया जाता है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको जब किसके साथ इसको जब नाइट्रिक HNO3, इसे कहते हैं नाइट्रिक, इसे क्या कहते हैं? नाइट्रिक। जल्दी से आप लिख लीजिए। तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों अम्लों को जब, ऐसे लिख लीजिए, इन दोनों अम्लों को जब 3:1, कैसे? 3:1, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग नाइट्रिक अम्ल के 1 भाग के साथ मिश्रित किया जाता है, मिलाया जाता है, तो बनने वाला पदार्थ अम्लराज कहलाता है। बात समझ में आ गई? जल्दी से नोट कीजिए अपने कॉपी में। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को किस अनुपात में? 3:1 में मिलाया जाता है, तो अम्लराज का निर्माण होता है। और इसी अम्लराज में सोना और प्लेटिनम जैसे धातु गलाए जाते हैं। कभी कभी उलट देता है कि यहाँ पे आपको देगा नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाया जाता है, तो अम्लराज का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पे मात खा जाइएगा। ठीक है, यदि ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप मिस कर जाइएगा। कैसे? तो यहाँ पे देखा नाइट्रिक अम्ल आगे है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पीछे है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आगे है, नाइट्रिक अम्ल पीछे है। तो यानी ये आगे है तो इसको उल्टा देंगे, यानी ये 1 हो जाएगा, ये 1 भाग है तो 1 अनुपात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या भाग है? 3, यानी यहाँ पे आप दीजिएगा 3। ठीक है, यानी तब कहलाएगा ये 1:3। बात समझ में आ गई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो अम्लराज का निर्माण कैसे होता है? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाया जाता है, तो बनने वाला यौगिक अम्लराज कहलाता है। ठीक है, और इसी अम्लराज में सोना एवं प्लेटिनम जैसे धातु गलाए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ यह अभिक्रिया कर पाता है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक अम्लराज में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक, इसको मिटा दें। अब इसकी बात करते हैं अधातु की। तो धातु का पढ़े अभी अम्ल के बारे में। तो अधातु जो है ना, यहाँ पे तीसरा नंबर दे के लिख लीजिए आप कि अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है, यानी अधातुएं अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। जल्दी से नोट कीजिए तीसरा अंतर, अधातुएं अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन कुछ अधातु हैं जो अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेती है, जैसे सल्फर। ठीक, तो सल्फर अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। ठीक, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चर्चा करते हैं। ये लिख लिए कि अधातुएं अम्ल के साथ प्रायः अभिक्रिया नहीं करते हैं। अपवाद में आता है, समझिए, अपवाद में आता है कौन? सल्फर, जो क्या करता है? जो क्या कहते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। ठीक, जैसे सपोज के आप कहिएगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे सल्फर ले लेते हैं और नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक, सल्फर जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बना लेता है H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2SO4 H2SO4 प्लस NO2। ठीक, बच गया H2 सल्फर, हाँ, यहाँ बन जाएगा आपका जल। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सल्फर नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन यह अपवाद में आता है। ठीक है, अमूमन या प्रायः कोई भी अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक,
क्या आगे बात है? तो 3 हो गया। चौथा इसका डिफरेंस देख लीजिए, ठीक, चौथा अंतर देख लीजिए। धातु जो होते हैं ना, धातुएं जो होते हैं उनके आयन धन आयनित होते हैं, या आप कह सकते हैं धातुएं क्या होते हैं? धन आयनित होते हैं, धन आयनित होते हैं। बात समझ में? जैसे सपोज के लिए मान लेते हैं सोडियम, तो इस पे देखेंगे आप प्लस का चिन्ह, देखें, हाँ, सोडियम पे प्लस का चिन्ह, या कैल्शियम देखें हैं इस पे +2 का चिन्ह, इस तरह से होगा। या फिर कहीं कहीं इसी को लिखा जाता है Ca2+, ये भी कहीं कहीं देखने के लिए मिलेगा, या यहीं ये भी देखने के लिए मिलेगा। मतलब यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, या यहाँ पे 2+ का मतलब 2 गो प्लस, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की क्षमता रखता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता रखता है। बात समझ में आए? जैसे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, 2 8 है, इसके बाह्यतम कक्षाएं में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। इसकी बात करते हैं तो इसका होता है परमाणु संख्या 20, तो ये 2 8 8 2 हो जाएगा, यानी इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। और जितना त्यागने की क्षमता होती है वही आयन इसका कहलाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, तभी वह आयनित होता है, अन्यथा आयनित नहीं होता है। बात समझ में आ रही? तो धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? धातुएं क्या होती हैं? धन आयनित होते हैं, जबकि अधातुएं जल्दी से नोट कीजिए, जबकि अधातुएं क्या होती है? ऋण आयनित होते हैं। क्या होते हैं? ऋण आयनित होते हैं। बात समझ में आ गया? यानी धातुएं धन आयनित होते हैं और धातुएं ऋण आयनित। जैसे सपोज के लिए क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन पे -1, क्यों? क्योंकि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना? 17, यानी 2 8 7, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तब तो 8 बनेगा, तो कितना चाहिए? 1, तो यही 1 यहाँ पे आयन बन गया, तो इसे कहते हैं ऋण आयनित। बात समझ में आ गया? ऋण आयनित धन आयनित समझ में आ गया, ठीक। अब 4 हो गया, 5वीं बात करते हैं, ठीक। जल्दी से नोट करते जा रहे हैं ना, जल्दी से नोट कीजिए, ठीक। एक एक चीज को यदि ध्यान से समझिएगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हमें उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 5वां। धातुएं जो होते हैं ना, ये प्रायः अवकारक होते हैं। धातुएं क्या होते हैं? अवकारक। धातुएं अवकारक होते हैं, अवकारक होते हैं, ठीक है। धातुएं प्रायः अवकारक होते हैं या धातुएं अवकारक होते हैं। बात समझ में आ गई? जबकि ये जो होता है ना अधातुएं प्रायः ऑक्सीकारक होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं। बात समझ में आ गई? जल्दी से नोट कीजिए। धातुएं क्या होते हैं? धातुएं प्रायः करके अवकारक होते हैं और धातुएं प्रायः करके ऑक्सीकारक होते हैं। हो गया? 5 अंतर हो गया, इसका गुण अलग अलग हो गया। छठा यदि बात करते हैं तो छठा बात करते हैं तो धातुएं जो होती है ना, धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। धातुएं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ प्रायः अभिक्रिया नहीं करती है। धातुएं हाइड्रोजन के साथ प्रायः अभिक्रिया नहीं करती है, जबकि अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है। जबकि आप लिख लिए होंगे अधातुएं हाइड्रोजन के साथ प्रायः अभिक्रिया
करती है। बात समझ में आया? तो बहुत सारे रासायनिक गुण के आधार पर भी बहुत सारे अंतर को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण चीज को जानने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए ज्यादा नहीं खींचेंगे। अब इसको क्लोज करते हैं। ठीक, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज का चर्चा कर देते हैं जाते जाते। ठीक, क्या है ये जान लीजिए। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब चर्चा करते हैं कि धातु और अधातु आपस में जब अभिक्रिया करते हैं, क्या धातु और अधातु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं या क्या बनाते हैं या क्या होता है। ठीक है, यानी आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखते जाइए। धातुएं और अधातुएं आपस में अभिक्रिया कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब धातु और अधातु आपस में मिलता है तो बनने वाला जो यौगिक होता है वह कौन सा यौगिक होता है, आयनिक यौगिक होता है या सहसंयोजक यौगिक होता है। तो यह आयनिक यौगिक होता। बात समझ में आ गई? यानी धातुएं और अधातुएं आपस में अभिक्रिया करके कौन सा यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है, दूसरा हम लोग लिखते हैं। क्या दूसरा है कि जब ये धातु और अधातु हो गया, अब अधातु और या अधातुएं कर दीजिए, अधातुएं और अधातु और अधातु आपस में अभिक्रिया कर सह संयोजक यौगिक बनाते हैं। क्या अधातु और अधातु, यहाँ पे देखें धातु और अधातु, जब धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, आयनिक यौगिक। क्या आयनिक यौगिक। ठीक, जब हम केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे यानी रासायनिक बंधन पढ़ेंगे तब वहां पे चर्चा हम करेंगे आयनिक यौगिक किसे कहते हैं और सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड है, बंधन है। इसको आयनिक बंधन भी कहते हैं या वैद्युत संयोजक बंधन भी कहते हैं, और इसको सहसंयोजक बंधन के द्वारा इसका निर्माण होता है और इसका वैद्युत संयोजक बंधन के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो जब हम केमिकल बॉन्ड की चर्चा करेंगे तो वहां पे इसका डीपली अध्ययन करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे इसको जल्दी से नोट कीजिए कि अधातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और तीसरा इसका कंडीशन होता है कि धातु और धातु आपस में अभिक्रिया नहीं करती है। बात समझ में आ गई? यानी धातु और धातु आपस में अभिक्रिया नहीं करता है। आपने देखा होगा यदि ऐसा होता ना तो मिश्र धातु नहीं होता। आज जो हम लोग देखते हैं बहुत अधिकांश मात्रा में स्टेनलेस स्टील का बहुत ज्यादा धड़ल्ले के साथ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो स्टेनलेस स्टील है यह क्या है, यह एक मिश्र धातु है। और मिश्र धातु यदि आप धातु और धातु आपस में अभिक्रिया करता तो मिश्र धातु जल्दी निर्माण नहीं पाता। जैसे हम लोग कांसा देखते हैं तो क्या है, वह एक मिश्र धातु है। बात समझ में आ गया? ठीक, अब यह आपस में अभिक्रिया नहीं करती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि धातु और धातु अधातु ये जब आपस में अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं यौगिक अणु। या क्या बनाते हैं, यौगिक अणु। मतलब समान परमाणु, जब समान परमाणु आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं
तात्विक अणु, यानी आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको मिटा के लिख सकते हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो लगता है। चलिए इसको कुछ कर देते हैं, यानी समान परमाणु। जब समान परमाणु आपस में मिलता है, आपस में मिलकर तात्विक अणु का निर्माण करते हैं। बात समझ में आया? यानी कि जब समान परमाणु मतलब एक ही तरह के परमाणु, एक जैसे परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो वह किसका निर्माण करता है? तात्विक अणु का। जैसे अब जैसे भी देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2 है ना, O2 Na2, सोडियम ऑक्सीजन, ये सब अणु कहलाते हैं। बात समझ में आया? ठीक। अब दो असमान परमाणु मिलकर यौगिक अणु का निर्माण करते हैं। किसका अणु का निर्माण करते हैं? यौगिक अणु का निर्माण करते हैं। नोट कर लिए? जैसे अब अलग अलग परमाणु, जैसे सपोज के लिए मानते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन का अलग परमाणु, ऑक्सीजन का अलग परमाणु है, तो अलग अलग परमाणु है। यहाँ पे जैसे CH4 कार्बन के, हाइड्रोजन के परमाणु। तो जब दो अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में मिलते हैं तो उसे कहते हैं यौगिक परमाणु, उसे क्या कहते हैं? यौगिक अणु। और जब एक ही जैसे, मतलब यहाँ सोडियम जोड़ सोडियम, यानी दो सोडियम आपस में मिला तो Na2 हो गया। तो जब समान परमाणु आपस में मिला तब तात्विक अणु, जब समान परमाणु आपस में मिला तब तात्विक अणु, और जब दो असमान परमाणु मिला C+O2। ठीक, तो जब दो असमान परमाणु आपस में मिला तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक अणु। बात समझ में आ गया? तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक, इसलिए आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि हमने आज जितनी भी चर्चाएं की वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम्स होती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक, आपके कमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वीडियो में कहाँ त्रुटि होती है या त्रुटि कहाँ हुई है इसका हमें एहसास होता है। ठीक है, इसलिए कमेंट कीजिए। ठीक, और यदि पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। ठीक, और यदि नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो हर बार की तरह आपको क्या करने के लिए हम लोग कहते हैं? सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, तो प्लीज़ सर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।